नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डिजिटल ऋषि पर। इस वीडियो में मैं व्यक्तित्व मापन की विधियों को डिस्कशन करूंगा। व्यक्तित्व पर्सनालिटी से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे पहले मैं व्यक्तित्व के सिद्धांत को पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देख लें। लास्ट में मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं, तो वीडियो पूरा देखें और क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल ऋषि यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। इससे पहले हम देख लेते हैं कि व्यक्तित्व का मूल्यांकन एक्चुअल में होता क्या है। डेली लाइफ में हम सब एक टाइप से अपने अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं और उनसे इंटरेक्ट करने से पहले ये भविष्यवाणी करते हैं कि वो हमसे क्या चाहते हैं और वे क्या कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चन हम करते हैं। ये एक टाइप से हम उस व्यक्ति का मूल्यांकन ही कर रहे हैं, इनफॉर्मली, अनौपचारिक रूप से। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की समझ के लिए सउद्देश्य औपचारिक प्रयास करते हैं तो उसे हम कहते हैं व्यक्तित्व मूल्यांकन या पर्सनालिटी असेसमेंट। मूल्यांकन होता क्या है? मूल्यांकन का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं प्रोसेस से है जिनका उपयोग कुछ विशेषताओं के आधार पर लोगों के मूल्यांकन और उनके मध्य विभेदन के लिए किया जाता है। लोगों के मध्य कुछ विभेदन करने के लिए जो आधार होता है वो कुछ विशेषताएं होती है, कुछ लक्षण होते हैं जिनके आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग अलग होता है। तो हम मूल्यांकन करते क्यों हैं? मूल्यांकन का लक्ष्य होता है लोगों के व्यवहारों को न्यूनतम त्रुटि, बिना किसी एरर या बहुत कम एरर के साथ और परिशुद्ध रूप से बिल्कुल एक्यूरेटली समझना, अंडरस्टैंड करना और उनकी भविष्यवाणी करना कि वो आगे क्या करेंगे और वो क्या सोच रहे हैं, है ना, किस टाइप से वो व्यवहार करेंगे। मूल्यांकन में ये चीज़ भी आती है कि कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थिति में किस टाइप से बिहेव करेगा, वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है या अबनॉर्मल बिहेव कर रहा है उस सिचुएशन के हिसाब से। तो ये मुख्य लक्ष्य होता है व्यक्तित्व मूल्यांकन का। अब हम आगे चलते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीकों से व्यक्तित्व मूल्यांकन को करने का प्रयास किया है। सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकों के अंतर्गत ये 4 तकनीकें आती हैं। कौन कौन सी 4 तकनीकें हैं? पहली तकनीक है आत्म प्रतिवेदन, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। ये इसको वस्तुनिष्ठ विधि तकनीक, ऑब्जेक्टिव मेथड भी कहते हैं। अगली तकनीक है प्रक्षेपी तकनीक, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तीसरी है व्यवहार परक विश्लेषण, बिहेवियर एनालिसिस। बिहेवियर एनालिसिस को आत्मनिष्ठ विधि या सब्जेक्टिव मेथड भी कहते हैं। और चौथी जो तकनीक है उसे बोलते हैं मनोमितिक परीक्षण, साइक्रोमेटिक टेस्ट। इन चारों तकनीकों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे और साथ ही इनके अंतर्गत आने वाली कुछ तकनीकों को भी देखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। हम लेते हैं पहला तकनीक जो है आत्म प्रतिवेदन माप। ऑलपोर्ट ने एक सुझाव दिया था कि व्यक्ति के बारे में आपको अगर पता करना है तो उसे उसके बारे में सबसे पहले पूछना चाहिए और इसी आधार पर जो आत्म प्रतिवेदन तकनीक है वो बनाई गई है। इस तकनीक में होता क्या है? इस टाइप के मूल्यांकन में ये होता है कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं या जो प्रयोज्य होते हैं जिस पर हम प्रयोग कर रहे हैं उससे संबंधित कुछ वेल स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन या माप पूछे जाते हैं। इसी तरह की रेटिंग स्केल पर उसे वर्बली रिस्पॉन्स करना होता है कि इस क्वेश्चन में वो कितने अंक देगा, कितनी रेटिंग देगा। और जो रेटिंग दे रहा है उसकी अनुक्रियाओं को, जो रिस्पॉन्स दे रहा है, जो अनुक्रिया दे रहा है उसको मात्रात्मक रूप से अंक दिए जाते हैं और परीक्षण के लिए विकसित मानकों के आधार पर उनकी व्याख्या की जाती है। कुछ प्रसिद्ध आत्म प्रतिवेदन माप इस प्रकार हैं। ये देखिए, पहला है मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, MMPI। ये किसने दिया था? ये दिया था हार्थवे और मैकिनले ने। मनोरोग निदान के लिए परीक्षण दिया था। इसमें 567 कथन हैं जो प्रयोज्य जिस पर हम प्रयोग कर रहे हैं
को अपने लिए प्रत्येक कथन के सही या गलत होने के बारे में निर्णय लेना होता है। इसमें ऐसे 567 कथन होते हैं, क्वेश्चन आप समझ सकते हैं, और जो जिस पर प्रयोग हो रहा है उसको कौन सा क्वेश्चन गलत है, कौन सा सही है, इसका निर्णय लेना होता है। और इस परीक्षण में 10 उप मापनियों में विभाजित होता है, जो विभिन्न रोगों, अवसाद, हिस्टीरिया, मनोवृत्ति, विभिन्न रोगों से जुड़ी हुई होती हैं। आगे चलते हैं। भारत में मल्लिक एवं जोशी ने जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची JMPI के तहत विकसित किया है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान में रखिए। अगली जो माप है उसको हम कहते हैं 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनियर, 16 PF। ये दिया था रेमंड कैटल ने। यह परीक्षण कैटल द्वारा विकसित किया गया है। मूल व्यक्तित्व संरचना की पहचान करने के लिए उन्होंने कारक विश्लेषण, फैक्टर एनालिसिस का उपयोग किया था, और इस आधार पर उन्होंने 16 मूल व्यक्तित्व के लक्षणों के बारे में बताया था। तो ये 16 व्यक्तित्व कारक सिद्धांत आप ध्यान रखिए। फिर अगला माप दिया था आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली। इन्होंने 2 आयामों को प्रमुख रूप से इसमें रखा था। इसके बाद उन्होंने जो तीसरा आयाम दिया था उसको भी रखा था। व्यक्तित्व के 2 आयामों अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी और संवेगिक स्थिरता और अस्थिर का मूल्यांकन किया। 32 व्यक्तित्व विशेषक इस आयाम की विशेषता के रूप में बनाए गए हैं, तो इनको भी याद रखें। अब हम आगे चलते हैं। अब हम अगली तकनीक देख लेते हैं, प्रक्षेपी तकनीक। व्यक्तित्व मूल्यांकन की प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हमारे व्यवहार के अचेतन पक्ष को उद्घाटित नहीं किया जा सकता है। इससे पहले जो हमने तकनीक पढ़ी आत्म प्रतिवेदन माप, उसमें क्या होता था कि व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से पता होता था कि उसका जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन हो रहा है, और उससे जब क्वेश्चन पूछे जाते थे, उस पर आंसर करने के लिए कहा जाता था, तो व्यक्ति जो उसके समाज में जो आंसर वांछनीय हैं उस हिसाब से आंसर देता था। और इन स्थितियों में लोग अक्सर आत्मचेतन का अनुभव करते थे और अपनी निजी या अंतरंग भावनाओं, विचारों, अभिप्रेरणाओं को व्यक्त करने में हिचकिचाते थे। प्रत्यक्ष विधि थी उसमें, और इस कारण उनका सही से अच्छे से व्यवहार को मेजर नहीं कर पाता था। तो जो प्रक्षेपी तकनीक है, इसमें अप्रत्यक्ष विधियों का उपयोग करके इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। प्रक्षेपी तकनीक इसी वर्ग की विधियों के अंतर्गत आती है। प्रक्षेपी तकनीक का विकास अचेतन अभिप्रेरणाओं और भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए किया गया है। जो प्रक्षेपी तकनीक है उसका विकास अचेतन अभिप्रेरणा। अब क्या है कि जो हमारा मन में जो भावनाएं होती हैं, जो अभिप्रेरणाएं होती हैं, वो लगभग 90% हमारे अचेतन मन में होती हैं, और उनसे वो भावनाएं निकालनी होती हैं। और ये ज़्यादा अच्छा रहता है अप्रत्यक्ष विधि से, कि जब व्यक्ति को पता ना हो तो वह अचेतन मन में होता है, और अचेतन मन से उनकी अभिप्रेरणाएं और भावनाओं का मूल्यांकन करने में हमें आसानी होती है। इसलिए ये प्रक्षेपी विधि अच्छी है। इस विधि में होता क्या है, इसमें कुछ उद्दीपक का यूज़ होता है, जैसे कि शब्द हो गए, या फिर शाही धब्बे के जैसे एक है ना तस्वीर बनाई जाती है, के साथ प्रयोज्य को अपने सहचर्य को बताने की आवश्यकता होती है। इसमें कुछ तस्वीरें या कुछ शब्द या फिर फिलिंग द ब्लैंक वाक्य जो प्रक्षेप है, जो व्यक्ति है उसके सामने रखे जाते हैं, और फिर उसे क्वेश्चन किया जाता है, उसे बताने के लिए बोला जाता है, और उसके आंसर के आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। अब हम इन तकनीकों को देख लेते हैं। पहली तकनीक है रोरशा शाही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट। यह परीक्षण हरमन रोरशा द्वारा विकसित किया गया। इस परीक्षण में 10 स्याही धब्बे होते हैं। इनमें से 5 काली और सफ़ेद रंगों के साथ, 2 लाल स्याही के साथ, और बाकी 3 पेस्टल रंगों के होते हैं। धब्बे एक विशिष्ट आकृति या आकार के साथ सम्मिलित रूप से दिए गए हैं। प्रत्येक धब्बे
7x10 के आकार की एक सफ़ेद कार्डबोर्ड के केंद्र में मुद्रित होते हैं। अब ये तस्वीर यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये है स्याही धब्बे, है ना, और ये एक बॉक्स में ऐसा मुद्रित रहते हैं। और अब क्या होता है कि जो व्यक्ति को ये तस्वीर दिखाई जाती है, फिर उससे इसके बारे में पूछा जाता है कि उसे क्या दिख रहा है, और उसके आधारित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि उन्हें क्या दिख रहा है कार्ड में, और कैसा दिख रहा है, कहाँ से इसका संबंध कैसे हो सकता है, और जो आंसर देता है व्यक्ति, उसके आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। तो ये होती है रोरशा शाही धब्बा परीक्षण। अब हम आगे चलते हैं, अगली तकनीक देख लेते हैं। अगली तकनीक है कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण बल, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले इस परीक्षण को दिया था मॉर्गन और मरे द्वारा विकसित किया गया था। इस परीक्षण में 30 काली और सफ़ेद रंगों के सचित्रित कार्ड होते हैं और एक खाली कार्ड होता है। प्रत्येक सचित्रित कार्ड एक या अधिक लोग हो सकते हैं, उसमें चित्र हो सकता है। जैसे ये एक कार्ड है, दिखाई दे रहा है, इसमें 2 लोगों का चित्र दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। कुछ कार्डों पर वयस्क पुरुषों या महिलाओं का पर होता है, अन्य कार्डों का उपयोग बालकों एवं बालिकाओं पर तथा कुछ पर संयुक्त रूप से होता है, मतलब पुरुष महिलाओं और बालिका बालिकाओं का। एक प्रयोज्य के लिए 20 कार्ड उपयुक्त होते हैं, हालांकि इससे कम संख्या में भी कार्ड, यहाँ तक कि 5 कार्ड का उपयोग भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। कार्डों को एक एक करके प्रायोज्य, जो मतलब जिस पर आप प्रयोग कर रहे हैं, उसको समक्ष दिखाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि चित्र में प्रस्तुत स्थिति का एक कहानी द्वारा वर्णन करने के लिए उससे कहा जाता है। किस कारण से यह स्थिति उत्पन्न हुई है, उस क्षण में घटित घटना के बारे में सोचने के लिए कहा जाता है। जैसे इस पिक्चर में पूछ लिया जाता है कि जो ये दोनों पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या घटित हो रहा है, और जो व्यक्ति अपनी कहानी बताता है उसके आधार पर उस व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। तो ये होती है कथानक संप्रेषण परीक्षण बल, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। इसी तरीके से चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट भी होता है, CAT, तो उसको भी ध्यान रखें। अब हम आगे चलते हैं। अगला है वाक्य समापन परीक्षण। यह परीक्षण प्रयोज्य, जिस पर प्रयोग हो रहा है, को अनेक ऐसे अवसर प्रदान करता है कि वह अपने अंतर्निहित अचेतन अभिप्रेरणा को अभिव्यक्त कर सके। इस परीक्षण में कुछ क्वेश्चन रहते हैं और लास्ट में खाली स्थान छोड़ दिया जाता है, और जिस पर प्रयोग हो रहा है उससे पूछा जाता है कि आप इसके आगे भरें अपनी इच्छा के हिसाब से। व्यक्ति अपनी भावनाओं अभिप्रेरणाओं के हिसाब से जो खाली स्थान है उसको भरता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि मेरे पिता, खाली स्थान, फिर अपने पिता के बारे में जो फीलिंग है वो बताएगा। उसी टाइप से मुझे सबसे अधिक भय, खाली स्थान, फिर वो अपनी अंदर की जो फीलिंग है उसके हिसाब से वो आंसर लिखेगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मेरी माँ के बारे में सबसे अच्छी बात है कि, फिर उसके बारे में अलग अलग व्यक्ति अपनी अलग अलग राय रखेंगे, अपनी सोच के हिसाब से, अपने अपने चेतन के हिसाब से, और इस आधार पर जो उनके आंसर मिलते हैं उसके आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। इसी आधार पर यहाँ पर रोजबैंक का चित्रगत गुंठा अध्ययन होता है। इसमें क्या होता है कि जो फ्रस्ट्रेशन को मापने में यूज़ होता है कि व्यक्ति कितना फ्रस्ट्रेट है, क्यों फ्रस्ट्रेट है। इसी तरह से व्यक्त अंकन परीक्षण होता है। व्यक्त अंकन परीक्षण में क्या होता है कि किसी व्यक्ति को जो उसके सबसे प्रिय व्यक्ति है उसको चित्र बनाने के लिए कहा जाता है और फिर उसके बारे में लिखने के लिए बोला जाता है। तो ये होता है व्यक्त अंकन परीक्षण। अगली तकनीक है व्यवहार परक विश्लेषण। इस तकनीक में क्या होता है कि विभिन्न स्थितियों सिचुएशंस में व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उसके आधार पर हम व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में सार्थक सूचनाएं मिलती हैं। हम व्यक्ति के व्यवहार का परीक्षण व्यवहार विश्लेषण के आधार पर काम करता है। कुछ व्यवहार परक विश्लेषण इस प्रकार हैं, जैसे साक्षात्कार इंटरव्यू, दूसरा है परीक्षण ऑब्जर्वेशन,
निर्धारण, रेटिंग, नाम निर्देशन, नॉमिनेशन, और 5वां है स्थिति परक परीक्षण, सिचुएशनल टेस्ट। एक एक को हम देख लेते हैं। पहला है साक्षात्कार, इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है कि इसमें मूल्यांकन किए जाने वाले व्यक्ति से बातचीत की जाती है और उससे कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटरव्यू 2 प्रकार के होते हैं, असंरचित साक्षात्कार, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन रैंडम होते हैं और सिचुएशन के हिसाब से पूछे जाते हैं। जिस आधार पर उन्हें लगता है इंटरव्यूअर को, उस आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई फिक्स नहीं रहता। और दूसरा है संरचित साक्षात्कार, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें अत्यंत विशिष्ट प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और एक निश्चित या नियत प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो ये हो गया साक्षात्कार। अब है ऑब्जर्वेशन, परीक्षण। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जिसके बारे में हमें पता करना है उसको एक लंबे समय तक ऑब्जर्व किया जाता है, उसको विभिन्न परिस्थितियों में देखा जाता है कि वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, किन स्थितियों में। तो ये बात हो गई परीक्षण, ऑब्जर्वेशन की। अब है निर्धारण, रेटिंग। व्यवहार परक निर्धारण होता है। इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति का हमें व्यक्तित्व की जांच करनी है उसकी जांच ना करके जो उसके साथ जो व्यक्ति रहता है उसकी हम जांच करते हैं, उसकी निर्धारण या रेटिंग लेते हैं कि वो व्यक्ति जिस व्यक्ति के बारे में हमें पता करना है, जिस व्यक्ति के बारे में व्यक्तित्व के बारे में पता करना है, उससे संबंधित घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ उसका हम निर्धारण करते हैं, उसकी रेटिंग लेते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में उससे क्वेश्चन पूछते हैं कि वो व्यक्ति के बारे में कितना अच्छा जानता है। उस हिसाब से हम व्यक्ति का विश्लेषण करते हैं, व्यक्ति का व्यक्तित्व का जांच करते हैं। तो ये हो गया निर्धारण। अब है चौथा नाम निर्देशन, नॉमिनेशन। इसमें क्या होता है, एक बड़ी कक्षा होती है, बहुत सारे ग्रुप में लोग होते हैं, है ना, और फिर एक व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप ये काम करना कौन से जो व्यक्ति है उसके साथ पसंद करेंगे, दूसरा खेलना किसके साथ पसंद करेंगे, घूमना किसके साथ पसंद करेंगे और क्यों पसंद करेंगे। व्यक्ति एक या एक से अधिक व्यक्ति को चुन सकता है और चुनने के बाद उससे पूछा जा सकता है कि उसने उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति को क्यों चुना। इससे अलग अलग व्यक्तियों के बारे में आप पूछ सकते हैं और इस आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में व्यक्ति के आपको पता चलता है। तो ये हो गया नाम निर्देशन। और स्थिति परक परीक्षण में क्या होता है कि कोई व्यक्ति को एक कठिन सिचुएशन में डाल दिया जाता है और उसके साथ कुछ और व्यक्तियों को साथ डाला जाता है एक प्रोजेक्ट में, जो उस व्यक्ति जिसके बारे में हमें परीक्षण करना है उसका असहयोग करते हैं, उसे हर जगह पर रोकते टोकते हैं और हर जगह परेशान करते हैं और फिर देखा जाता है कि व्यक्ति किस टाइप से बिहेव करता है। तो ये एक टाइप का रोल प्ले करते हैं दूसरे व्यक्ति इसमें। तो ये हो गया स्थिति परक परीक्षण। तो ये बात हो गई व्यवहार परक विश्लेषण की। अब हम आगे चलते हैं। आगे है मनोनैतिक परीक्षण। मनोनैतिक परीक्षण में 2 परीक्षण आते हैं, स्वप्न विश्लेषण, ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट था वो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। वो व्यक्ति को हिप्नोटाइज करते थे और फिर उनसे पूछते थे कि वो उन्हें सपने में क्या दिख रहा है और उस हिसाब से एनालाइज करते थे। तो ये दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। अगला है अनियंत्रित अभिव्यक्ति, ये भी अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन भी मनोनैतिक परीक्षण में आता है। तो इस तरीके से हमारे परीक्षण यहाँ पर पूरे हो गए। अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैटल द्वारा तैयार किए गए व्यक्तित्व परीक्षण है। पहला है वाक्य पूर्णता परीक्षण, 16 व्यक्तिकारक प्रश्नावली, तीसरा ऑप्शन है नियंत्रण का ठिकाना और चौथा ऑप्शन है NEOFFI। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनियर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री MMPI में कितने नैदानिक पैमाने थे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 10। यहाँ पर 10 नैदानिक पैमाने थे।
अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी माप की एक व्यक्तित्व प्रक्षेपी विधि नहीं है? वाक्य पूर्णता परीक्षण है, इंक ब्लॉट परीक्षण है, बिल्कुल है। सी, विषय मूल्यांकन परीक्षण भी है। शारीरिक परीक्षण जो प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एस्थेनिक नामक व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था कैचमर द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व पर्सनालिटी जो पर्सोना शब्द से निकला था निम्न से लिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैटिन से ये पर्सोना शब्द आया है। आप वीडियो देखें, पहले वीडियो में हमने ये बता चुके हैं, इससे पहले आए हुए वीडियो में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी MMPI निम्न में से है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 500 आइटम से अधिक, 567 आइटम थे उसमें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इस टाइप से यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गए। साथ में व्यक्तित्व के मूल्यांकन की थ्योरी यहाँ पर पूरी हुई। वीडियो आप सबको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया एवं सुझाव कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।